हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की। हमने अपने 11th का हाफ टर्म लगभग पूरा कर लिया है। अब हम सेकंड बुक पे पहुंच गए। उसकी शुरुआत होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। तो आज की वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे, देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसके इंडेक्स में है, और उसको थोड़ा शुरू करेंगे। इसमें हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि टेंशन क्या होती है, कंप्रेसियर ये अलग कैसे हैं, ये किस वजह से होते हैं, इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और हुक्स लॉ भी देखेंगे। मतलब ये सब आज हम जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम पहले तो, देन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझेंगे ये क्या होते हैं, हुक्स लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे क्या होता है, एंड एट लास्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और ज़रूरी नहीं है कि हम इस वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से एक एक टॉपिक को समझें, जितना हो सकेगा देखेंगे आज की वीडियो में कहाँ तक पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी कि इस चैप्टर में हम सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉलिड, कोई भी चीज़ सॉलिड है ये हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हमने बहुत सिंपल सी चीज़ें पढ़ी थी, इट हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो इन सभी चीज़ों से कि हमें क्या पता लगता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो रिजिड होते हैं। वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कि उनकी शेप साइज वगैरह चेंज नहीं होते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है, अगर ये सॉलिड है तो इसका शेप साइज फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट क्या सच में ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, या थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं? तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम आज यही देखेंगे। तो अगर ये ब्लॉक है और इसको हमने हल्का सा पुश किया तो इधर को मूव हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम ऊपर से थोड़ा पुश करें और नीचे ये फ्लोर पे रखा हुआ है तो क्या होगा, ये पुश होगा नहीं। बट क्या होगा अगर हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करें, तो अब क्या होगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे को पुश हो और जब हम फोर्स को हटाएं तो वापस आ जाए। तो ये बहुत ही छोटा मूवमेंट या बहुत ही कम मूव हो सकता है जो हमें पता ना चले, अननोटिसेबल। तो इसी चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में, कि जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है, इस केस में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग से ही हम इसको समझेंगे कि सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तरह, और इस पर एक फोर्स लगाई जाती है। इस स्प्रिंग को सपोज इधर को प्रेस कर दिया गया एफ फोर्स से, जैसे इसको नीचे को हमने प्रेस, जैसे इसको हमने नीचे को प्रेस किया था। तो अब क्या होगा, नया डायग्राम, शायद स्प्रिंग की पोजीशन अब ये हो जाए, ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ तक आ जाए। तो जब भी आपको पता हो, हम स्प्रिंग को जब दबा के रखते हैं, जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे ये एकदम से इधर को भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि जब इस पे फोर्स, ये वाली फोर्स लगी हुई है इधर को, तो इसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगी होगी इस साइड को, जो कि कोशिश करेगी इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की। तो इस प्रॉपर्टी को, कि जिसमें कि अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप को हम थोड़ा कंप्रेस या स्ट्रेच कर दें और वो वापस से उसी शेप में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और वहीं पे जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं? रिगेन ना कर पाए का क्या मतलब है? सपोज एक मड है, यहाँ पे मड पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ मारा और ये इसने इसको नीचे को प्रेस कर दिया। अब क्या ये ऊपर अपनी शेप रिगेन करेगा? नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। तो मेन बात यही है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो उसको पुल करेंगे या पुश करेंगे, तो जो मूवमेंट होगा अगर फोर्स हटाने के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, तो उस चीज़ को इलास्टिसिटी या इलास्टिक नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी या काउंटेबल है कि नहीं है, ये सब अब हम देखेंगे। जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, सपोज वही स्प्रिंग ले लेते हैं फिर से, जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, दोबारा से फिर से स्प्रिंग ले लेते हैं, सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये यहाँ तक का स्प्रिंग है, और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, इधर को ये स्ट्रेच कर दिया हमने इसको एफ फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी नई पोजीशन ये है, सपोज ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया सपोज। तो अब क्या हो रहा होगा, इसमें इस साइड को एक स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा होगा जो इसको वापस खींच रहा होगा, यानी कि इस पर इधर को प्रेशर आ रहा होगा, पीछे को ये एक तरह से फोर्स लगा रहा होगा। तो जितनी फोर्स हमने आगे को ये एफ फोर्स लगा रखी है यहाँ पे,
उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे को लग रही होगी, उसी जिसकी वजह से यहाँ पे इस स्प्रिंग में स्ट्रेस पैदा हो रहा होगा, ये स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इस स्ट्रेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये जो स्ट्रेस होता है इसमें जो इस स्प्रिंग में जो स्ट्रेस लगता है उसको हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन इट डिवाइड बाय द एरिया। या फिर ऐसे कहिए कि जितना फोर्स ये इधर लग रहा होगा इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे को लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा। तो ये फोर्स इस स्प्रिंग पे लग रहा है, तो दिस फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्प्रिंग, तो ये हुआ स्ट्रेस। तो यानी कि पर यूनिट एरिया इस स्प्रिंग में इतना स्ट्रेस होगा, सॉलिड बार की टर्म में समझें अगर। अच्छा अब किसी को ये अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा ये तो स्प्रिंग है तो ये तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन अगर हम इसकी जगह ऐसे एक आयरन बार ले लेंगे तो ये कैसे स्ट्रेच हो जाएगा, इसको कैसे स्ट्रेच कर देंगे? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं होगा, बट इसमें एक लिटिल मूवमेंट होता है, उसी चीज़ को हम इलास्टिसिटी से डिफाइन करते हैं कि कितने मूवमेंट के बाद ये रिगेन कर सकता है। और अगर इसका एग्जांपल जानना हो तो हमने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें बीच बीच में जगह छुटी होती है। ये जैसे कि रेलवे ट्रैक है तो हमने बहुत जगह पढ़ा है कि उसमें बीच बीच में गैप्स छोड़े जाते हैं, क्योंकि समर के टाइम में जब आयरन ट्रैक्स रेलवे ट्रैक्स अपने स्ट्रेच होते हैं तो यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हैवी बार्स भी स्ट्रेच होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो स्प्रिंग इसलिए लिया जिससे कि इमेज बन जाए दिमाग में कि ये कैसे हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हैं। स्ट्रेस हमने निकाल ही लिया है, स्ट्रेस है भाई फोर्स, स्ट्रेस को ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है तो यहाँ से स्ट्रेस की यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट तो हमने पहले ही पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है। स्ट्रेस फोर्स की यूनिट क्या होता है? ML_T-2 ये होता है। और एरिया की यूनिट क्या होती है? L2। तो यहाँ से स्ट्रेस की यूनिट आ जाएगी, सॉरी डायमेंशन। स्ट्रेस की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे न्यूटन हमेशा कैपिटल N लिखा जाता है, ना कि स्मॉल n। ये यूनिट मैच कर दिया किससे? प्रेशर की यूनिट से भी। इसको पास्कल में भी इसलिए डिफाइन करते हैं, पास्कल, ठीक है, PA। यहीं पे अगर हमको इसकी डायमेंशंस निकालनी हो तो वो कैसे निकलेंगे? डायमेंशंस। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? ML_T-2। वहीं पे एरिया की डायमेंशन होती है L2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ML-1T-2, सेम एज ऑफ प्रेशर, ये दोनों सेम ही है। तो ये थी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के साथ ही स्ट्रेन को भी एक बार जान लेते हैं, फिर उसके बाद से इनके टाइप्स देखेंगे, जिससे कि ये दोनों हम एक साथ ही कवर कर लें। तो स्ट्रेन क्या होता है? सपोज ये एक रोड थी, सपोज ये एक रोड है जिसकी लेंथ है L। इस पर हमने एक फोर्स लगाई F, इस पर हमने एक फोर्स लगाई F, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स F लगाई। तो अब ये स्ट्रेच होगी और इसकी न्यू लेंथ क्या हुई? यहाँ तक सपोज ये आ गई है और इसकी न्यू लेंथ हुई, ये स्ट्रेच होगी यहाँ तक आ गई है, और अब इसकी लेंथ हुई यहाँ तक की लेंथ तो L ही थी, ये तो L ही है, और जो एक्स्ट्रा लेंथ स्ट्रेच होके हुई वो हुई डेल L सपोज। तो अब इसकी लेंथ क्या हुई? L+del L। तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन एक्चुअली एक रेशो होता है, स्ट्रेन एक रेशो होता है, स्ट्रेन एक रेशो होता है कि कितना कंप्रेस या स्ट्रेच हुआ किसी चीज़ में। जैसे यहाँ पे कितना स्ट्रेच हुआ? del L डिवाइड बाई द एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे आ जाएगा L। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच, सॉरी इसको बोलते हैं स्ट्रेन। यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या है ये? डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस है तो यूनिट लेस भी होगी। अब इनके टाइप्स पढ़ेंगे, हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक्चुअली किसी भी चीज़ को हम ना बेसिकली तीन तरह से कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला तो जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे तीनों डायग्राम एक बार बना लेते हैं। तो ये तीन कंडीशन है, यहाँ पे ABC नाम दे देते हैं इनको, A, B और C। तो इनमें होता क्या है? ए कंडीशन में इसमें तो ये हमने कई बार देख चुके हैं, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। हम एक फोर्स लगाएंगे और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको सपोज ये L लेंथ है, ये L+del L है, L+del L। तो इस पे जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, और इसका नाम क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होगा? तो स्ट्रेस क्या होगा? F/A।
उल्टा भी हो सकता है कि फोर्स इनवर्ड लगे और लेंथ डिक्रीज हो जाए। तो दो तरह का स्ट्रेस होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। ये इनको अलग अलग करके एक बार समझ लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनमें चेंजेस क्या क्या होते हैं। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस में तो समझ गए लेंथ इंक्रीज होती है, सेकंड केस में क्या होता है, ये साइड वेज फोर्स लगती है ऐसे, तो इसमें क्या होगा कि साइड में खिसक जाएगा और कुछ ऐसा होगा, तो ये इतना शिफ्ट हो गया इस साइड में, ठीक है। और थर्ड वन में क्या होता है कि इसको एक बैलून की तरह मान लीजिए, अगर ये वाटर में और चारों तरफ से एक फोर्स लग रही है इनवर्ड, तो क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है। ये कंडीशन है। सपोज अंदर का प्रेशर P था, इनिशियली P1 था, और बाहर का प्रेशर P2 या फिर PA लिख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तभी होगा जब PA इज ग्रेटर देन PO, ठीक है। तो इन तीनों को एक एक बार समझ लेते हैं। पहली कंडीशन थी, ये एक रोड है जिसकी लेंथ L है। फर्स्ट केस है कि इस पर एक फोर्स लगाया गया, आउटवर्ड फोर्स, ये फोर्स लगाया गया इधर, तो इसका क्या होगा कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इस केस में जो लेंथ इंक्रीज हुई वो डेल एल है और इनिशियल लेंथ एल थी, तो एल प्लस डेल एल न्यू लेंथ हुई। स्ट्रेस आ जाएगा एफ बाई ए, यहीं पे स्ट्रेन आ जाएगा डेल एल बाई एल, ठीक। लेकिन इसमें जो नेमिंग होगी वो थोड़ी अलग होगी कि जो स्ट्रेस है उसका नाम क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल। और स्ट्रेन का नाम क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब लेंथ इंक्रीज हुई है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहीं पे एक अपोजिट कंडीशन भी हो सकती है कि ये हमारे पास था, ये हमारे पास इनिशियली रोड थी और फोर्स इनवर्ड लगा दी गई, ये तो हो सकता है अब लेंथ डिक्रीज हो गई है। और लेंथ कितनी डिक्रीज हुई है, सपोज ये पार्ट डेल एल था, ये इतना पार्ट, तो अब जो लेंथ बची वो कितनी बची, एल माइनस डेल एल। तो अब क्या होगा, स्ट्रेस तो अब भी सेम ही रहेगा क्योंकि फोर्स तो सेम ही है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा सरप्राइजिंगली स्ट्रेन भी डेल एल बाई एल ही होगा, क्योंकि स्ट्रेन बताता है कि इनिशियल लेंथ के रेस्पेक्ट में कितनी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हुई, बेसिकली द चेंज इन द लेंथ विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल लेंथ। बट यहाँ पे जो नेमिंग होगी, स्ट्रेन की नेमिंग तो सेम ही होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि इस बार भी लेंथ ही डिक्रीज हुई है, पहले लेंथ इंक्रीज हुई थी। जबकि स्ट्रेस का नाम यहाँ पे होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस बार ये कंप्रेस हुआ। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड केस में हुआ क्या था, हमारे पास एक सिलेंडर था, बेसिकली ये एक सिलेंडर था हमारे पास, ये एक सिलेंडर था हमारे पास। अब जब इस पर साइडवेज फोर्स लगी, यहाँ से सपोज ऐसे फोर्स लगाई, तो ये सिलेंडर शिफ्ट हो गया। इस केस में ध्यान रखेंगे कि बेस जो है वो मूव नहीं होता है, बेस अपनी जगह पे रहता है और सिलेंडर ऐसे शिफ्ट हो गया। ये आपका सिलेंडर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें कितना चेंज हुआ ये देखेंगे भाई, चेंज से ही तो पता चलता है सब कुछ हमें। फोर्स लगी हुई है एफ, तो जो इसका स्ट्रेस है वो तो वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले आया था, क्योंकि उसमें तो चेंज का कोई मतलब नहीं होता। तो स्ट्रेस तो क्या हुआ, एफ अपॉन ए, बट स्ट्रेस का नाम क्या हो। इस बार जो चेंज हुआ है इसमें वो किस वजह से हुआ है, फोर्स की वजह से, और जो फोर्स जो लगी हुई है वो कैसे लगी हुई है, लॉन्ग टेंजेंशियल। तो इस वजह से इसका जो नाम होगा, इस स्ट्रेस का नाम होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल। या फिर एक नाम और है सियरिंग, SHEARING, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। अब इसका स्ट्रेन देखते हैं, इसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे और कितना होगा। तो पहले जो ये किसी भी एक किसी भी एक लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। पहले ये जो लाइन थी यहाँ पे थी, ये थी, अब ये यहाँ पे पहुँच गई। तो इन दोनों पॉइंट में, ये जो पॉइंट था और ये पॉइंट था, इनमें कितना डिफरेंस हुआ और ये कितना एंगल मूव हुई, ये थीटा एंगल मूव हुई। और ये जो मूवमेंट हुआ ये सपोज डेल एक्स हुआ, बहुत छोटा मूवमेंट हुआ, डेल एक्स हुआ, ठीक है। तो इसका स्ट्रेन कैसे डिफाइन होगा कि रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसिस, यानी कि दोनों फेसिस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। एक फेसिस ये है, इसको F1 लिख देते हैं, इसको F2 लिख देते हैं। इनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। तो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन का नाम देख लेते हैं पहले। स्ट्रेन का नाम क्या होगा, इसका शेयरिंग स्ट्रेस नाम था, तो स्ट्रेन का नाम भी क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन होगा डेल एक्स डिवाइड बाई एल।
अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें अगर हम tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन एल। क्यों आएगा, क्योंकि ये एल थी, हमें पता है, क्योंकि हमने इसी लाइन को रीड्रॉ किया है। ये थोड़ी इंक्रीज हुई होगी, एक्चुअली एल ये थी, इसको एल नहीं मानेंगे क्योंकि ये जब मूव हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस हुआ होगा, ठीक है। तो ये एल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ स्ट्रेस हुआ होगा, उसी को हम इसके थ्रू निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो ये होगा tan थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स बाई एल। तो अगर थीटा स्मॉल हो तो हम सबको पता है कि फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज ऑलवेज सिमिलर टू थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा के, यानी कि कितना डिग्री वो मूव हुआ, उसी को बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने का पॉइंट ये है कि इसका, ये तो थीटा में आंसर आ रहा है, क्या इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन होगी? थीटा की तो यूनिट होती है ना भाई, रेडियन में, तो इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि डेल एक्स बाई डेल एल ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यहाँ पे भी जो ओरिजिनली आया था वो tan थीटा आया था, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बस हमने थीटा को सिमिलर टू tan थीटा लिखा फॉर द कंसर्न ऑफ वैल्यू, और यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन की चीज़ नहीं रखनी है। अब हम अपना लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस रिलेट था वॉल्यूम से। हमारे पास एक इनिशियल ये सरफेस है जिसकी वॉल्यूम v है। सपोज इस पर बाहर से एक प्रेशर लगाया गया या फिर कहीं फोर्स लगाई गई और इसकी ये कंप्रेस हो गए, ऐसे दूसरी वॉल्यूम बन गई। तो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, ये जो चेंज हुआ ये डेल वी है सपोज, और पहले वॉल्यूम थी v। तो ये जो स्ट्रेस हुआ ये किसकी वजह से हुआ, बाहर से जो प्रेशर लगा उसकी वजह से हुआ। तो इस वजह से इस स्ट्रेस का नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या नाम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या तो फोर्स पर यूनिट एरिया पहले की तरह ही, या फिर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये प्रेशर की वजह से होता है, तो या फिर डायरेक्टली प्रेशर अप्लाइड टू द आउटर सरफेस। इसका जो स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हुआ है ना, सीधा सीधा वॉल्यूम स्ट्रेन। और कैसे कैलकुलेट होगा, डेल वी कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम में डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये इतना सिंपल है, ये एकदम से बिल्कुल अलग चैप्टर है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी हमने क्या पढ़ा है, आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, सपोज हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि ये भी स्ट्रेच या कंप्रेस हो सकता है, अगर इस पर कोई फोर्स लगेगी तो स्ट्रेच या फिर कंप्रेस हो सकता है, लेकिन कब, इफ़ एनी फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें दो पैरामीटर हैं जो हमने आज पढ़े हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इनका काम क्या है, ये हमें बता क्या रहे हैं, ये समझते हैं। पढ़ तो लिए हमने, कैसे निकाल लेते हैं हम इनको, क्या होता है। स्ट्रेस होता है बेसिकली, हमने अभी क्या लिखा था, फोर्स अपॉन एरिया, और वो फोर्स क्या है जो इसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर रही है। यानी कि स्ट्रेस तो हमें ये बताता है कि ये कितना कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकता है। मतलब कि देखिए, हमने इसी ब्लॉक पे फोर्स लगाई 5 न्यूटन की और इसी ब्लॉक पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, एरिया तो सेम है। तो एक बार स्ट्रेस आएगा, सपोज एरिया मान लीजिए, यूनिट एरिया मान लेते हैं 1 मीटर पर स्क्वायर। तो एक बार स्ट्रेस आएगा 5/1 यानी कि 5, मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, और एक बार स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार स्ट्रेस आएगा 10/1 यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा 10। तो यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है और हमें पता लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स है, तो ये ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस हमें ये बताता है कि ये कितना कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकता है। तो स्ट्रेन हमें क्या बताता है, स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन हमने 3 तरह से डिफाइन किया था, या तो डेल एल बाई एल होगा, या डेल वी बाई वी होगा, या फिर थीटा होगा। एक्चुअली स्ट्रेन हमें बताता है कि जो कंप्रेस या स्ट्रेच हुआ, जो हमें स्ट्रेन ने अभी बताया है कि कितना होगा, वो किस तरह हुआ, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हुई, या फिर उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा हुई, मतलब कोई ऑब्जेक्ट था और वो कंप्रेस होकर वॉल्यूम कम होगी, या फिर वो अपने ही बेस पे, अपना बेस से ना हिले हुए एक एंगल पे टिल्ट हो गया। तो ये हमें स्ट्रेन बताता है। तो इन दोनों को अच्छे से समझना है कि ये क्या है और क्या बताते हैं। फिर अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इन दोनों का यूज़ करके एक्सप्लेन होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।